वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैंने 11th क्लास के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था, उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम लोग वीक में 6 दिन क्लास करेंगे, जिसमें कि 3 दिन हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 3 दिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर बच्चे हमसे बोलेंगे सर इनऑर्गेनिक कब पढ़ेंगे? जब फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिजिकल कंप्लीट हो जाए, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग उसी के टाइम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पे एसएमएस करके या कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। नहीं तो यूट्यूब पे जाकर के इंजीनियर आर के आनंद केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, आप उसको लिखिएगा और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप जुड़े रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास करेंगे, यानी कि MWF में ऑर्गेनिक का वीडियो अपलोड होगा। TDS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास करेंगे, यानी कि TTS अल्टरनेट में फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा। इसलिए आप लोगों को एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, रेगुलर वे में वीडियो को देखना है और उसमें 6 दिन जो क्लास होगा, 6 दिन जो वीडियो आप देखेंगे, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मेरे साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर कीजिए या यूट्यूब पे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद भी जो प्रॉब्लम बच जाएगा, संडे को वैसा वीडियो अपलोड करेंगे जो एक वीक का क्लास का जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करके, सॉल्व करके हम आपको डिलीवर करेंगे, ताकि आपको फायदा हो। इसलिए आपका काम है एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। चलिए, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास करेंगे। तो जब मैंने आपको 11th क्लास का इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखे होंगे, जब मैंने 11 का सिलेबस स्टार्ट किया था, इस सिलेबस के बारे में आपको बताया था, तो मैंने ऑर्गेनिक का टॉपिक लिखा था। फिर जब मैंने 12th का सिलेबस लिखा था, उसमें भी मैंने ऑर्गेनिक का टॉपिक लिखा था। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में ही पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में ही पढ़ना है। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना है कि 11th का अलग से ऑर्गेनिक सर पढ़ाएंगे, 12th का अलग से ऑर्गेनिक सर पढ़ाएंगे। 11th का ऑर्गेनिक का चैप्टर वाइज और 12th के ऑर्गेनिक के चैप्टर वाइज को पढ़ने के लिए 6 टॉपिक आपका ऑर्गेनिक में कमांड होना चाहिए। 6 टॉपिक पे आपको कमांड होना चाहिए। ऐसे कि 11th में हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, 12th में हेलोकेन, हेलोएरेन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन सारे चैप्टर में 6 टॉपिक आपको मिलेगा मिलेगा। इसलिए सबसे पहले 6 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले देखिएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड इज द हाइब्रिडाइजेशन, चौथा इज द आइसोमेरिज्म, पांचवा इज द रेजोनेंस, छठा इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 6 टॉपिक सारे चैप्टर में आएंगे। इसलिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ये केवल 11th के लिए नहीं है, केवल 12th के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ये 11th के बच्चा के लिए भी है, 12th के लिए भी है, वैसे 12th के बच्चा के लिए है जो बच्चे 11th में ऑर्गेनिक ढंग से नहीं पढ़े हैं या कुछ नहीं पढ़े हैं। आईटी मेंस एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए है, नीट वाले बच्चे के लिए है। इसलिए आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोड होगा MWF मंडे अल्टरनेट में, इसलिए इसका फायदा उठाएं, मेरे साथ जुड़े रहें और अपने पढ़ाई को ऑनलाइन क्लास के द्वारा आगे जारी रखें। समझ गए बाबू? चलिए, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर करेंगे, फर्स्ट क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या नीड हुआ, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। गौर कीजिएगा। इन 1675 1675 निकोलस लेमरी नाम के एक साइंटिस्ट थे। निकोलस लेमरी के अनुसार केमिकल सब्सटेंस को 3 भाग में, 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। पहला वेजिटेबल सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो वेजिटेबल से प्राप्त हो, एग्जाम्पल शुगर ले लीजिए, साइट्रिक एसिड ले लीजिए,
एनिमल सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस जो एनिमल से प्राप्त हो, एल्बुमिन, ग्लाइसिन, ईटीसी। मिनरल सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस जो मिनरल से प्राप्त हो, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ईटीसी। लेकिन जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस का खोज हुआ तो उसमें यह देखा गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो वेजिटेबल और एनिमल दोनों से प्राप्त हुए। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं, गांव देहात का प्रोटीन का नाम आप सुने हैं। प्रोटीन दूध में भी पाया जाता है जो कि एनिमल से प्राप्त होता है। प्रोटीन दाल वाला सब्जी जो आप खाते हैं दाल में भी पाया जाता है जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। तो ये तीन भाग का जो क्लासिफिकेशन था वेजिटेबल और एनिमल और मिनरल्स, ये क्लासिफिकेशन उसी समय फेल हो गया। तो नया क्लासिफिकेशन आया, क्या आया कि केमिकल सब्सटेंस को तीन नहीं, केमिकल सब्सटेंस को दो भाग में क्लासिफाइड किया जाएगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उसी दिन केमिस्ट्री का दो पोर्शन क्रिएट हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर जिस सिंपल भाषा में आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सिंपल कहिएगा केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक वर्ड को सबसे पहले बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट दिए थे 1807 में। बर्जेलियस के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाएगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधा, जीव जंतु, प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होगा, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाएगा जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधा, जीव जंतु, प्लांट, एनिमल छोड़ के कहीं से प्राप्त जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए लेबोजियर। लेबोजियर बोले बर्जेलियस साहब हम भी कुछ कहना चाहते हैं, कहो भाई। लेबोजियर ने कहा कि वह कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा जो कार्बन का कंपाउंड होगा। लेकिन लेबोजियर में बहुत सारा एक्सेप्शन आगे से देखिए आप CO को ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3, NaCO3। आप मुझे ये बताइए, ये तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ऑर्गेनिक नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शन आ गया। तो बोला कि भाई कुछ ऐसा डिफिनेशन हो, कुछ मॉडर्न डिफिनेशन लाइए जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो और सटीक हो। तो मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, वह कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा जो कि हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो। अब बच्चे पूछेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड कहलाएगा जिसमें केवल ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होगा। जैसे कि मान लीजिए मीथेन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन, इथेन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है। तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल देखो, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वह कंपाउंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा जो कि हाइड्रोकार्बन से ही प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा सर? हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी भी नॉन मेटल के द्वारा, या हाइड्रोकार्बन में आप नॉन मेटल को जोड़ करके उसका डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हो। सिंपल समझो, हमारे पेरेंट्स अगर हाइड्रोकार्बन है तो हम लोग उनके क्या है? डेरिवेटिव है। देखो इधर अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, सिंपल समझा रहे हैं आपको, सारे हम लिखेंगे बोर्ड पे, लिख लीजिएगा बाद में। इससे मैंने ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकाला और एक Cl को जोड़ दो, नॉन मेटल है Cl, तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। CH4 है, एक हाइड्रोजन निकालो, OH को जोड़ दो, तो CH3OH, ये हाइड्रोकार्बन है, ये मिथाइल अल्कोहल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। समझ गए बाबू? क्लियर दैट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बर्जेलियस ने ऑर्गेनिक टर्म को 1807 में दिया था और 1807 से लेकर के 1815 तक उन्होंने रिसर्च को जारी रखा। उसके बाद वह इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक ऐसा अनजान, अननोन, रहस्यमयी, माइस्टीरियस, किसी को वाइटल फोर्स भी कहते हैं, की आवश्यकता पड़ेगा जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी पेड़ पौधा, जीव जंतु,
कि बॉडी में ही पाया जाता है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब। लेकिन उसी का एक असिस्टेंट था होलर। एक गांव देहात का कहावत है, गुरु गुड़ चेला चीनी। होलर ने रिसर्च को जारी रखा और 1828 में 13 साल के बाद उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है यूरिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट को हिट करने के बाद यूरिया को बनाया। फिर 1845 में कॉलवे नाम का एक साइंटिस्ट आया। होलर ने क्या किया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया, यानी कंपाउंड से कंपाउंड को बनाया, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। कॉलवे जब आए, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट से कंपाउंड को बनाया, कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और तीनों को मिला करके एसिटिक एसिड बनाया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंट वाज एसिटिक एसिड बाय कॉलवे। उसके बाद 1856 में बर्थलेट आया, मीथेन को बनाया। फिर ये होल लग गया मार्केट में, सारे जगह बात फैल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में कोई भी बना रहा है, चलो हम लोग भी बनाते हैं। सारे साइंटिस्ट लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना स्टार्ट कर दिए। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी संख्या हो गई, हमको सेपरेट ब्रांच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। समझ गए? चलिए, जितना भी बातें मैंने आपसे किया, सारे बातों को हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और आप अपने कॉपी में लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़े। समझ गए बाबू? क्लियर है? तो चलिए, अभी जो मैंने आपको बताया उसी को मैंने बोर्ड पे लिखा, एक बार देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया आपका। द टर्म ऑर्गेनिक वाज गिवन बाय बर्जेलियस। मैंने आपको बताया था, बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक टर्म को दिया 1807 में। इस वजह से बर्जेलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का वैसा पोर्शन जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पहले वो देखो। Hydrocarbon and its derivative are called organic compound. Hydrocarbon and its derivative are called organic compound. हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने बताया, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, CH4 कार्बन हाइड्रोजन, C2H6 कार्बन हाइड्रोजन, C2H4 कार्बन हाइड्रोजन, C2H2 कार्बन हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, सब पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर में आपको। मिथाइल अल्कोहल, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर भी आप सिंपल बात करें, जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि ये मीथेन है, इस एक हाइड्रोजन को निकाल दो, एक OH को जोड़ दो, ऑक्सीजन में नॉन मेटल, हाइड्रोजन में नॉन मेटल, तो क्या हो गया, CH3OH, दैट इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। ये हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहीं पे हमने क्या किया, NH2 को जोड़ दिया, एमाइन, क्या जोड़ दिया, NH2, तो कहलाएगा मिथाइल एमाइन। ये है हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ गए? अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखा जाए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाएगा जो ऑर्गेनिक नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एक डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव को छोड़ के जो भी कंपाउंड होगा सारा क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। यानी कि एक्सेप्ट मीन छोड़ करके, हाइड्रोकार्बन इज डेरिवेटिव आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ले सकते हैं CO2, वाटर, नहीं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है HNO3, H2SO4, etc। इसी बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, इसलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए, अभी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में टेलर सुनाया था, देख लीजिए डेफिनेशन, ताकि मैंने आपसे कहा मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। हाइड्रोकार्बन सिंपल सिंबल होगा H.C। क्या समझोगे, हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स which contains only, मार्क कीजिएगा only वर्ड को, only कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दैट इज, इसका मतलब यह हुआ सर कि हाइड्रोकार्बन बराबर कार्बन प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। मीथेन CH4 कार्बन हाइड्रोजन है, इथेन C2H6 कार्बन हाइड्रोजन है, इथेन C2H4 कार्बन हाइड्रोजन है, इथाइन C2H2 कार्बन हाइड्रोजन, बेंजीन CH6 कार्बन। समझ गए बाबू? चलो, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन से ही प्राप्त हो।
हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी भी नॉन मेटल के द्वारा, या केवल नॉन मेटल को जोड़ करके भी हम उसका डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सिंबल होगा छोटे DHC, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। Those compound which are obtained from hydrocarbon by replacing of hydrogen atom by non-metallic species, या हाइड्रोजन एटम को किसी भी नॉन मेटल से रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन को क्या करना है, नॉन मेटल से रिप्लेस करना है, या बाय एडिंग नॉन मेटालिक स्पीशीज, किसी भी नॉन मेटल को ऐड करके भी उसका डेरिवेटिव आप प्राप्त कर सकते हो, उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ गए? आइए एग्जांपल लेते हैं सिंपल। C2H4 सॉरी C2H6 है आपका, C2H6 इथेन है। इथेन नाम से भी आप टेंशन नहीं, जब मैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा सारा नाम लिखना आपको सिखा दूंगा। केवल कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हमने एक माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ पे समझना, माइनस साइन का मतलब हाइड्रोजन निकला, अब प्लस साइन का मतलब क्लोरीन जुटा। जो प्लस में रहेगा वो जुटेगा, जो माइनस में रहेगा वो हटेगा। समझ गए बाबू? ध्यान दीजिएगा। C2H6 कार्बन 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया, तो C2H5 बचा। एक Cl को जोड़ा, क्यों? कार्बन तो अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। अभी हम बात करेंगे इसकी ताकि कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है, सब हम आपको बताएंगे। तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर भी कोई निकला तो जुटवे करेगा ना जी। तो हाइड्रोजन को आप रिप्लेस किए हाइड्रोकार्बन से किसी भी नॉन मेटल के द्वारा, जो कंपाउंड प्राप्त हुआ उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे C2H5Cl डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इथाइल क्लोराइड। समझ गए? तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसे लिखिए और हम एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये C6H6 बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है। अब मैंने इससे एक माइनस साइन का मतलब आपने हाइड्रोजन को निकाला, अब प्लस साइन जिसमें लगा उसको आपने ऐड किया कि वो डेरिवेटिव प्राप्त होगा। समझ गए? आपने एक हाइड्रोजन को निकाला, NO2 जोड़ दिया, नॉन मेटल ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, C6 एक हाइड्रोजन घट गया, C6H5NO2। ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन नाइट्रोबेंजीन, NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो। क्लियर? अब नाम से आईपीएससी नाम से टेंशन नहीं लेना, हम आपको पढ़ाएंगे, सब सीख जाएंगे। मीथेन हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोजन निकाला, एक Cl नॉन मेटल है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चा ने कहा सर दो निकाली हाइड्रोजन, निकाल दो। दो हाइड्रोजन निकाला, दो Cl को जोड़ दो, बैलेंस सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। दो Cl को जोड़े तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। तीन हाइड्रोजन निकाले, तीन Cl को जोड़े, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ट्राइक्लोरोमीथेन। चारों हाइड्रोजन निकाल दो, देखो चारों हाइड्रोजन निकालिए, चार Cl को जोड़े, डेरिवेटिव ऑफ CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। लॉजिकल बात है, ध्यान दीजिएगा। आप ही बताइए ये CCl4 में क्या हाइड्रोजन है? क्या नहीं है? लॉजिकल बात, पॉइंट नोटेड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन होना ही चाहिए, है तो भी वाला, न है तो भी वाला, लेकिन कार्बन का होना पक्का जरूरी है। विदाउट कार्बन कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि लेबोजियस साहब बोले थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाएगा जो कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा, यानी जो कार्बन का कंपाउंड होगा। उनके बात में भी दम था, ऐसे ने आके बोल दिए थे। यानी कि सर यहां पे एक बात यह हो गया कि कार्बन में कोई स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी पाया जाता है, इस वजह से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना ही चाहिए, यानी कि कंपाउंड में कार्बन का होना सुनिश्चित होना चाहिए। अगर यदि कंपाउंड में कार्बन है तो ऑर्गेनिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? यानी ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन कार्बन का होना पक्का जरूरी है। इसका मतलब कार्बन में एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी पाया जाता है। हाँ, आगे हम पढ़ाएंगे, केवल सुन लो भी क्या क्या स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी है कार्बन में। कार्बन टेट्रा वायलेंट होता है, टेट्रा मीन चार, वैलेंसी चार मतलब टेट्रा वायलेंट। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, आगे पढ़ाएंगे। टेट्रा वैलेंसी के बारे में आगे बताएंगे, केवल सुनना है अभी।
कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न ज्यादा होता है न कम होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 4.0। कार्बन का होता है 2.5, न ज्यादा न कम, इसलिए आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने की वजह से ये आराम से मोर देन कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज्यादा। आगे सब हम चीज आपको बताएंगे। तो 4 स्पेशल प्रॉपर्टी, पहला ये कार्बन टेट्रावैलेंट, दूसरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, तीसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना ज्यादा होता है ना कम होता है, बीच वाला होता है, चौथा यह मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। समझ गए बाबू? क्लियर दैट? इसलिए समझ गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन का होना 100% जरूरी है। आइए, अभी मैं को बताया था कि हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करो किसी भी नॉन मेटल के द्वारा, जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसे हम डेरिवेटिव कहेंगे। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि केवल आप नॉन मेटल को जोड़ करके भी उसका डेरिवेटिव ला सकते हैं। इसलिए एग्जांपल पेश डाल गया, देखिएगा हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यहाँ है C2H4 इथेन, हाइड्रोकार्बन HCl को जोड़ो दो तो C2 4 है, हाइड्रोजन 1 4 1 5, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ गए? C2H2 इथाइल हाइड्रोकार्बन, वाटर को जोड़ दो तो देखो कार्बन इधर 2, इधर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन जोड़ो 2 अरे 2 4, 3 अरे 4, ऑक्सीजन 1, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड, इथेनॉल, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं उम्मीद करता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे लिख लीजिए। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या-क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला, या तो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा या तो उसका डेरिवेटिव होगा। समझ गए? आइए, फर्स्ट, कंपाउंड मस्ट बी हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और कंडीशन है कि वैसा ही कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाएगा कि जिसमें जितने सारे एटम्स बॉन्ड के द्वारा कंपाउंड में बॉन्डेड होंगे वो सारे एटम कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन का होना पक्का जरूरी है और कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो है हर समय कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आप जानते हैं कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। इन दिस बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम टू अनदर, यानी कोवैलेंट बॉन्ड में दो एटम के बीच यानी दो नॉन मेटल के बीच बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब हम आपको पढ़ाएंगे। और बॉन्ड के फॉर्मेशन में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होता है और किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए बाबू? आइए, सेकंड है, a species must be bonded all together by covalent bond because all organic compound contains carbon atom जो कि एक नॉन मेटल है। क्लियर? आइए, अब है टॉपिक, वेरी स्मार्ट टॉपिक, वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। मैंने आपको बताया था कि बर्जेलियस ने 1807 में ऑर्गेनिक टर्म को दिया था। 1807 से 1815 तक उन्होंने रिसर्च को जारी रखा। उसके बाद वह इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक ऐसा रहस्यमयी, अनजान, अननोन, माइस्टीरियस, उसी को वाइटल फोर्स भी कहते हैं, की आवश्यकता पड़ता है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पेड़ पौधा, जीव जंतु, प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी में ही पाया जाता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। आइए, गिवन बाय बर्जेलियस in 1815,
According to Berzelius, organic compounds cannot be prepared in lab because they require the presence of mysterious force, यानी vital force, इसी को vital force कहते हैं, which exists only in living organism. This theory was called VFT, vital force. Mysterious force का मतलब अनजान force, unknown force, inherent force, जो पता ही नहीं क्या मिस्ट्री एक दोनों के बीच है, कहते हैं ना मिस्ट्री क्या है पता नहीं भाई, वही दोनों जाने. Mysterious, अनजान, unknown force, inherent force. क्लियर है? समझ गए? तो इसे लिखिए, फिर हम इसमें आप बताएंगे कि ये इनका स्टेटमेंट कब गलत साबित हो गया. क्लियर है? लिख लिया जी. तो अभी मैंने आपसे कहा था कि बर्जेलियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसी का एक असिस्टेंट था होलर, वह दम नहीं मारा और अपना रिसर्च को आगे जारी रखा और उन्होंने 1828 में यानी 13 साल के बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जिसका नाम था यूरिया. उसी दिन ये वाइटल फोर्स थ्योरी स्टार्ट हुआ. जो स्टार्ट हुआ था उसी दिन क्या हो गया, खत्म हो गया. समझ गए बाबू? यानी टॉपिक का नाम है एंड ऑफ वीएफटी बाय हॉलर इन 1828. हॉलर prepared organic compound in lab which was urea formula NH2CO2, so VFT was found. हॉलर ने यूरिया को कैसे बनाया? उन्होंने अमोनियम साइनेट को लिया. अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. उसको हीट किया और यूरिया प्राप्त हुआ. क्लियर है? यूरिया वाज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट. फार्मूला अमोनियम साइनेट का NH4CnO. NH4CnO अमोनियम साइनेट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. हीट का सिंबल डी. यूरिया प्राप्त हुआ NH2CnH2. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड. समझ गए? अब देखिए अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है. समझ गए बाबू? आइए फिर हॉलर कुदकने लगा कि हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए. बर्जेस साहब बोले थे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता. कॉल्वे वाला शांत रहो. कॉल्वे ने 1845 में एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो एलिमेंट के मिलने से बना. कार्बन को लिया, हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया और फर्स्ट और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो एलिमेंट के मिलने से बना. उसका नाम है एसिटिक एसिड. उसके बाद फिर बार्टलेट ने 1856 में मीथेन को बनाया. उसके बाद ये होल लग गई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है. ये जितने सारे साइंटिस्ट थे वो बहुत से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने लगे और अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इतना हो गई है कि हमको सेपरेट ब्रांच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है. आइए देखिए इन 1845 कॉल्वे प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स वाज एसिटिक एसिड CH3COOH. इसमें तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दैट और बाद में मीथेन CH4 बाय बार्टलेट इन 1856 एंड सो ऑन. उसके बाद बनते चला गया. समझ गए बाबू? इसे लिख लिया जाए. तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है in which of the following organic compound first prepared in lab from its element. ध्यान दीजिएगा, अगर दी क्वेश्चन में ये कहे कि कौन सा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में फर्स्ट बार बनाया गया, उसका नाम होगा यूरिया. लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए आपसे वह कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में फर्स्ट बार बनाया गया, किसके मिलने से, एलिमेंट के मिलने से फर्स्ट बार बनाया गया है, तो उसका नाम होगा एसिटिक एसिड. आंसर होगा आपका एसिटिक एसिड बी. अभी हम टेट्रावैलेंसी वगैरह के बारे में आपको कार्बन की प्रॉपर्टी अभी मैंने बोला था आपसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन होना ही चाहिए. जैसा कि आपने भी CCl4 की बात किया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि मीथेन से आपने 4 हाइड्रोजन को निकाला था, 4 Cl को जोड़ा था. ये हाइड्रोकार्बन है और ये आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है. तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ केवल कार्बन है, CCl4 और क्लोरीन है. तो ये तब पर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है.
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए यहाँ पे अभी बताइए CCl4 में हाइड्रोजन तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए बाबू ये 100% जरूरी है कि कार्बन होना चाहिए। तो सर आपका कहने का मीनिंग यह है कि कार्बन अगर ये होगा तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब यह हुआ छोटे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना सुनिश्चित माना जाएगा। इसका वजह यह है कि कार्बन में, इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन में एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी पाया जाता है। हाँ अभी मैंने बात किया था आपसे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनाता है, वो आइदर स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो या साइक्लिक हो। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल डबल ट्रिपल। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना ज्यादा ना कम होता है, 2.5 होता है, मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का 4.0 अकॉर्डिंग टू पॉलिंगर स्केल। तो उसी बेसिस से पहले हम ये सोचे कि उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाने के पहले हम थोड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पढ़ा दें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को v डॉट ई किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट को आप सेल भी कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के फॉर्मेशन में यूज होगा। समझ गए? क्लियर है? अब बताइए किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 होगा, लास्ट में 3 है तो 3 होगा, लास्ट में 4 है 4 होगा, लास्ट में 5 है 5 होगा, लास्ट में 6 है 6 होगा, लास्ट में 7 है 7 होगा, लास्ट में 8 है तो 8 होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, ऐसे आप टेंशन नहीं लीजिए। जब हम फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि टीडीएस अल्टरनेट में वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें मैंने आपसे बोला था कि हम मूल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको 1 से 2 लेक्चर बेसिक कंसेप्ट पढ़ाएंगे। इसमें सारा चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस, रेडिकल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सारा चीज हम आपको बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्लियर है? थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है? स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी अटेन को या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके करेगा, या तो गेन करके करेगा, या तो शेयर करके करेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, गेन करे या शेयर करे, वो उसका वैलेंसी कहलाएगा। समझ गए बाबू? तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आ जाइए। तो डिफिनेशन मैंने लिखा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। आइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको लिखना आना चाहिए, नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। टीटीएस अल्टरनेट में जो आपका वीडियो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा बेसिक में हम बताएंगे, ताकि आपको 2-3 लेक्चर भी बेसिक का ही चलेगा फिजिकल में, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। सिंपल एग्जांपल लीजिए आप, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर को जैसे डिनोट करते हैं 1, इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ई माइनस डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन 1। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिंपल आप कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू बोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट डिपेंड ऑन फार्मूला 2n², जहां पे n बराबर आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 पर 1 पर स्क्वायर कर दो, 2 into 1 पर स्क्वायर 2। दूसरा ऑर्बिट में 2 into 2 पर स्क्वायर बराबर 8। तीसरा ऑर्बिट में 2 into 3 पर स्क्वायर बराबर 18। चौथा ऑर्बिट में 2 into 4 पर स्क्वायर कर दो 32। पांचवा ऑर्बिट में 2 into 5 पर स्क्वायर करो 50। छठा ऑर्बिट 2 into 6 पर स्क्वायर करो 72। सातवां 2 into 7 पर स्क्वायर करो 98। लेकिन अभी तक किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया है। क्लियर? समझ गए? अब आइए, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन या शेयर करेगा वो उसका वैलेंसी कहलाएगा। तो बच्चा कहलाएगा कि सर स्टेबल का मीनिंग क्या है? कंप्लीट, डुप्लेट और ऑक्टेट।
डुप्लेट कंप्लीट का मीनिंग फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट का मीनिंग लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ इतने सारे एलिमेंट हैं सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट करना पसंद करेंगे। क्लियर है? अब आइए, तो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, कैसे लिख सकते हैं 1s1। ये सबसेल है, sPdF का नाम सुने होंगे। क्लियर? अभी बताइए, तो पहला ऑर्बिट, ये फर्स्ट मींस ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब यह हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 4, लास्ट में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसका मतलब यह हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन जो है सो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा? 4 करेगा। तो वैलेंसी कितना होगा? 4। सो कार्बन ही टेट्रा वैलेंट। समझ गए? क्लियर है? जब किसी, आप ध्यान दीजिए, जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 तो लॉस करेगा, 4 से ज्यादा हो 5 6 7 तो गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। समझ गए? क्लियर है? और जब शेयरिंग करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक और एग्जांपल लीजिए, आप ले लीजिए नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। कॉन्फ़िगरेशन, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 5, तो लास्ट में कितना है? 5। वैलेंस 5। ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1s2 2s2 2p3। ये पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। इसका मतलब यह हुआ हाइड्रोजन जब डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो इसका वैलेंस स्टोन 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो वैलेंसी 1 होगा इसका। यानी मैक्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है भी इसके पास। कार्बन का वैलेंस स्टोन 4 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा दूसरे के साथ, तो वैलेंसी क्या होगा? 4 होगा, चारों यूज हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस स्टोन कितना है? 5। अब इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 5 3 8। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में यूज करेगा। जब 3 का यूज करेगा बचेगा कितना? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसे एक पेयर कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर। तो पूछेगा कि नाइट्रोजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो एक पेयर होगा, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, लॉन पेयर कितना होगा? 1। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा उस कंडीशन में। समझ गए? आइए अगला हम ले लें ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 6, तो वैलेंस स्टोन कितना है? लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस स्टोन 6 हो गया। क्लियर? यानी कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा? 2 करेगा, तो इसका कितना बच जाएगा? 4। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो कितना बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, कितना पेयर? 2 पेयर, तो लॉन पेयर 2। क्लियर राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप 1s2 2s2 2p4, ये पहला और दूसरा ऑर्बिट 2p4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आप ले लीजिए फ्लोरीन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, कार्बन 4 को सिंगल बना सकता है, या 2 डबल बना सकता है, या एक ट्रिपल एक सिंगल बना सकता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन भी 9। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 7, तो वैलेंस लास्ट ऑर्बिट में 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो कितना इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में शेयर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा? 1, तो इसका वैलेंसी 1। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसका बच गया? 6। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, तो लॉन पेयर 3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो तो लॉन पेयर 3। क्लियर है? समझ गए? जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 1s2 2s2 और 2p5 5 2 7। तो मेरे कहने का मीनिंग यह हो गया कि किसी भी एलिमेंट का जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज होगा पेयर में उसे बॉन्ड पेयर कहेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाएगा पेयर में उसे हम लॉन पेयर कहेंगे। समझ गए बाबू? इसे लिख लिया जाए। तो चलिए बाबू, इस पे अब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डिस्कस किए, इस पे हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। आइए उसी एग्जांपल पे एक और एग्जांपल है। पहले इस एग्जांपल को समझने के लिए पहले चलिए लॉन पेयर हम हटाते हैं, आपके सामने देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक चीज आपको गौर करना है उसके पहले कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होगा। क्लियर है? समझ गए? और कोई भी एलिमेंट अस्टेबल होने के लिए डुप्लेट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम जो है डुप्लेट को कंप्लीट करेगा, और हाइड्रोजन हीलियम के अलावा जितने सारे एलिमेंट होंगे सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। वह डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। जहां भी इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा वहां पे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड की बात होगी। क्लियर है? किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 हो तो लॉस करेगा, 4 से ज्यादा हो 5 6 7 तो गेन करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन हो लॉस और गेन दोनों कर सकता है। और जब शेयरिंग करेगा फिर कोवैलेंट बॉन्ड की बात आएगी। क्यों करता है लॉस गेन या शेयरिंग या बोथ? टू अटेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन का मतलब कंप्लीट डुप्लेट एंड ऑक्टेट। डुप्लेट कंप्लीट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक सिंपल चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट है, सिंगल बॉन्ड बन गया। 4 डॉट है, डबल बॉन्ड बन गया। 6 डॉट है, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। समझ गए? क्लियर? तो 2 डॉट से सिंगल बॉन्ड, 4 डॉट से डबल बॉन्ड, 6 डॉट से तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिंगल डबल ट्रिपल तो आप समझ गए। क्लियर? अब आइए, अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, शेयरिंग की बात कर रहे हैं, आइए इधर। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, मैंने पढ़ाया, डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अब देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, इसके सर्किल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया। एक इसका अपना था, ध्यान दीजिएगा, एक इसका अपना था, एक शेयर किया था, अब कितना हो गया, 2 डुप्लेट कंप्लीट। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो एक ई हाइड्रोजन भी शेयर करेगा इसके साथ, इसके सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट। अब लॉजिकल बात है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था, शेयर कितना किया, एक किया। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में पहले से होगा और वह जितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा वो उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक था, एक शेयर किया, एक और एक 2 डुप्लेट कंप्लीट, एक था, एक शेयर किया, एक और एक 2 डुप्लेट कंप्लीट। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो लिख दिए सिंगल बॉन्ड। समझ गए बाबू? क्लियर दैट? क्लियर दैट? आइए सिंगल बॉन्ड समझ गए आप। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, 2 करेगा। अब इसके सर्किल में देखो कितना है, 6 और 2 8। अब देखो पहले से कितना था, 6, शेयर किया कितना, 2, तो बोले 2 जितना शेयर करेगा उतना ऐड हो जाएगा, 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इक्वल शेयरिंग होता है, ये भी 2 शेयर करेगा, इसका भी 6 था, 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो सिखाया हम आपको, डबल बॉन्ड। जब हाइड्रोजन की बात अभी मैंने आपसे किया था, आप ही बताइए, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो है एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और एक शेयर कर लिया, कोई बचा क्या, नहीं बचा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था
और वो शेयर हो गया, बॉन्ड में चला गया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। शेयर मींस क्या? बॉन्ड में भाग ले लिया, नहीं बचा। तो लोन पेयर तो कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद बच जाए उसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे और उसी को पेयर में कहा जाता है लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेगा उसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे और उसी को पेयर में कहा जाता है बॉन्ड पेयर। समझ गए? क्लियर? तो यहां पर तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना, और यहां पर इसका एक था, एक यूजे हो गया, कुछ नहीं बचा, इसका एक था यूजे, कुछ नहीं बचा, तो लोन पेयर कुछ नहीं। क्लियर? अब बॉन्ड पेयर पूछेगा तो एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन है, कितना पेयर? एक पेयर, बॉन्ड पेयर एक। अब ऑक्सीजन में आइए, 6 था, बॉन्ड में 2 यूज हुआ, 6 था, बॉन्ड में 2 यूज हुआ, 2 इसका यूज हुआ, 2 इसका यूज हुआ, टोटल 4 यूज हुआ, डबल बॉन्ड। अब बताइए इसका कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4। इसका कितना बच गया? 4। तो इसका लोन पेयर 2, लोन पेयर 2, और इसका बॉन्ड पेयर पूछेगा, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 4, तो कितना पेयर? 2 पेयर। क्लियर है? समझ गए? तो शेयरिंग किया था 2, तो पहले था वैलेंस 6, तो 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। शेयरिंग किया 2, पहले था 6, 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब एक ट्रिपल बॉन्ड भी देख लें। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, भी मैंने आपको बताया। अब बताइए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो कितना शेयर करेगा? 3 5 और 3 8। इसके सर्किल में देखिए 5 3 8, ये भी शेयर करेगा, इक्वल शेयरिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। इसके सर्किल में भी कितना आ गया? 5 और 3 8। अब बताइए इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन, ही नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर किया? 3। तो पहले से कितना था? 5 5 और 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट। जितना शेयर करेगा उतना ऐड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका कितना था? 5, कितना शेयर किया? 3 5 और 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट। तो टोटल दोनों के बीच 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ इसका बॉन्ड में कितना यूज हुआ? 3, कितना बच गया? 2, एक लोन पेयर। कितना यूज हुआ? 3, कितना बच गया? 2, एक लोन पेयर। अब पूछेगा बॉन्ड पेयर कितना है? तो 6 ट्रिपल बॉन्ड बना, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो 3 बॉन्ड पेयर का लगेगा। समझ गए? क्लियर है? अब देखिए अब अगर दी सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज करो अभी हमने हाइड्रोजन लिया था, इसका वालेस्ट्रॉन 1 था, इसका भी 1 था, मान लो इसका वालेस्ट्रॉन कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन था। सिंगल बॉन्ड क्यों बना था? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, एक ये शेयरिंग किया, एक और एक 2, एक शेयरिंग किया, एक और एक 2। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि जैसे सिंगल बॉन्ड आपको दिखे, किसी भी एलिमेंट का, एटम का जितना पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। समझ गए? इसका एक था सिंगल बॉन्ड, एक और एक 2, सिंगल बॉन्ड एक और एक 2, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट। इधर आइए, ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाए थे आप। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। कितना था? 6। इन्होंने बॉन्ड में, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 2। कितना शेयर किया? 2। ये भी कितना शेयर किया? 2। तो 6 2 8, 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मतलब यह हुआ कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 2 इसके लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 इसके लिए बढ़ गया, तो 6 2 8, 6 2 8। डबल बॉन्ड 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। क्लियर है? समझ गए? नाइट्रोजन ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए थे, नाइट्रोजन का वैलेंस कितना था? 5। इसका कितना था? 5। ये कितना शेयर किया? 3 है, 5 तो 3 बढ़ेगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट। 5 और 3 8, 5 और 3 8, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 इसमें जोड़ देना, 3 इसमें जोड़ देना। डबल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देना। सिंगल बॉन्ड बनेगा, 1 इसमें जोड़ देना, 1 इसके लिए होता है। क्लियर है? यानी ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए। डबल बॉन्ड है, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड 1 इसके लिए, 1 इसके लिए। समझ गए? ऑक्टेट को और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह हम लोग देखते हैं। आइए इस एग्जांपल को देख लें। कार्बन का वालेंस होता है 4, 4 1 5। समझिए? सिंगल बॉन्ड 1 बढ़ेगा, 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। 4 है, 5 6 7 8, ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए। इसका 6 6 और 1 7 और 1 8। इसका चारों का चारों यूज हो गया, इसका चारों का चारों यूज, इसका एक और एक, तो डुप्लेट कंप्लीट। इसका बॉन्ड में कितना यूज हुआ? 2। कितना बच गया? 4, क्योंकि वालेंस 6 होता, 2 लोन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, लोन पेयर 2। इसका कार्बन का 4 1 5 6 7 8, 4 5 6 7 8।
इसका 4 1 5 3 हुआ 5 3 8 नाइट्रोजन का 5 3 8 कार्बन का चारों यूज हो गया, चारों यूज हो गया, नाइट्रोजन कितना यूज हुआ 3, कितना बच गया 2, 1 लॉन पेयर यानी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 लॉन पेयर। यहाँ कार्बन का बॉन्ड में कितना यूज हुआ 1 2 3 4, यहाँ कार्बन का 1 2 और 2 यहाँ यूज हुआ 4, एक भी नहीं बचा। ऑक्सीजन में कितना यूज हुआ 2, वैलेंस 6 कितना बच गया 4, 2 लॉन पेयर। यहाँ कार्बन का यूज हुआ 4, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ कार्बन का यूज हुआ 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना यूज हुआ 2, ऑक्टेट कंप्लीट किया कितना बच गया यानी कि 6 वाले तो 4 बचा, 2 लॉन पेयर। यहाँ कार्बन कितना यूज हुआ 2 1 3 1 4, नाइट्रोजन का 5 2 7 1 8, हाइड्रोजन का आप बताओ नाइट्रोजन का 5 2 7 1 8, बॉन्ड में कितना यूज हुआ 2 1 3, कितना बच गया 2 1 लॉन पेयर। क्लियर? तो बाबू आज हम लोग यहाँ तक ही क्लास करेंगे। अगले क्लास हम आपको, आज फर्स्ट क्लास था ऑर्गेनिक, इसलिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताने में मेरा टाइम निकल गया। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसमें हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें टेट्रा वैलेंसी, कैटनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन फॉर मल्टीपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड कार्बन की प्रॉपर्टी में बताऊंगा आपको, और हम लोग फंक्शनल ग्रुप और टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।